सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के सभी सखियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो आकांक्षा, त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है और हम सभी को कहते हैं क्या? लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेते सैया ओढ़नी हो, लेते सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए। लेते सैया ओढ़नी फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार होए। लेते सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए। लेते सैया ओढ़नी चलो लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के चल एड़ी मेड़ी चल आगे टप्पा चल कौड़ी फेरा बल्ले शेरा मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है। चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, मैं क्या सोच के चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए। ले दे सैया ओढ़नी चल कौड़ी फेरा चल बल्ले शेरा ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा मैं क्या सदके ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे कांप। जाने किस किस के सीने पे लौट जाएंगे सांप। चलो लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के। एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार होए। लेते सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए। लेते सैया ओढ़नी चल एड़ी मेड़ी चल आगे टप्पा चल कौड़ी फेरा चल बल्ले शेरा ओए बल्ले शेरा मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है। ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ। पकड़ा है जो हाथ निभाना जन्म जन्म का साथ। चलो लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के। हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरी
तो जैसा ढोल नगाड़े ये सब बजने लगते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा त्योहार का जो मौसम है, तब लगता है कि हाँ अब त्योहार आ चुके हैं। नेहा, तुमने कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। वैसे भारत एक ऐसा देश है हम्म जहाँ साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन जो होते हैं, अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ त्योहार के रूप में कुछ ना बिल्कुल। कुछ आता ही रहता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अपनी जिंदगी को भी एक त्योहार की तरह मनाते हैं, हाँ। हर दिन को जीते हैं एक त्योहार की तरह। बिल्कुल। और अपनी सखियों को, श्रोताओं को तो हमने लोहड़ी की बधाई दे दी। हम्म लोहड़ी को बता दें कि लोहड़ी को पहले तिलोड़ी भी कहा जाता था। अच्छा। और ये जो शब्द है, ये तिल तथा रोड़ी यानी गुड़ की जो रोली होती है, इन शब्दों के मेल से बना है, जो धीरे 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 समय के साथ बदलते बदलते इसका जब अपभ्रंश हुआ तो ये लोहड़ी के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ। जी। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मकर संक्रांति के दिन हालांकि तिल गुड़ खाने और बांटने का महत्व तो है ही, लेकिन पंजाब में खासकर मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। 13 तारीख को, और मकर संक्रांति कल होगी। और लोहड़ी का और मकर संक्रांति एक तरह से एक जैसा ही होता है क्योंकि तिल गुड़ खाना होता है, इसमें मूंगफली होती है, खील मक्की, ये सब के दानों की खाए तो बाद में जाए जाते हैं। पहले जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने देवताओं को, देवी देवताओं को मनाते जी, हैं, जी। तो इसी तरह से इस दिन रात में जो अग्नि जलाई जाती है और उसमें उनको रेवड़ी, मूंगफली, खिल मक्की के दाने ये सब डालते हैं और अग्नि की परिक्रमा करते हैं। फिर चारों तरफ बैठ के आग सेकते हैं और गजक, खिल, मक्का ये सब खाने का आनंद लिया जाता है इस दिन। बिल्कुल। और वर्ष की जो सभी ऋतुएं होती हैं, जैसे पतझड़ है, जी। सावन है, बसंत है, ये जब सभी ऋतुएं आती हैं या जाती हैं तो कई तरह के छोटे बड़े त्योहार मनाए ही जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख त्योहार लोहड़ी है, जो बसंत के आगमन के साथ यानी 13 जनवरी पौष महीने की आखिरी रात को मनाया जाता है। और इसके अगले दिन माघ महीने की संक्रांति को माघी के रूप में भी मनाया जाता है। लोहड़ी की शाम के समय लोग लकड़ी जलाकर उस अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए जी। नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे में रेवड़ियां, मूंगफलियां बांटते हैं, जैसा तुम बता चुकी हो। बिल्कुल, और एक तरह से कह सकते हैं जो नई-नई फसलें होती हैं उनका त्योहार मनाया जाता है, जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ठंड है तो आग जलाई जाती है और उसके बाद जो सारी चीज़ें जो हैं मूँगफली कह लीजिए, तिल गुड़ कह सकते हैं, मक्का की रोटी, सरसों का साग, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, ये सब ठंड में खाने की चीज़ें हैं, तो इनको एक पर्व के साथ जोड़ा गया है और इनका आनंद लिया जाता है। और एक इसी बहाने ठंड के मौसम में अगर आप अग्नि के आजू-बाजू नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो आपको एक अंदर ही अंदर भीतर एक गर्माहट की महसूस होती है और साथ ही साथ रिश्तों में भी एक गर्माहट आ जाती है। जी बिल्कुल। और वैसे भी हर त्योहार ना नेहा किसी न किसी खास पकवान से ताल्लुक रखता है, जुड़ा होता है। उस खास दिन वो खास पकवान बनता ही है। बिल्कुल। और लोहड़ी की बात करें तो नववधू हैं, जो बेटियां हैं, खासकर जो बच्चे हैं, उनके लिए ये त्योहार खास हो जाता है। जिस घर में नई नई शादी हुई हो या कोई नया बच्चा आया हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। और जो नववधू होती है या जो नवजात शिशु है, उसकी जो पहली लोहड़ी होती है वो बहुत ही विशेष होती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और पहली लोहड़ी है तो बहुत आनंद पूर्वक उन्हें मनाया जाता है। उन्हें नए-नए रीति-रिवाज भी सीखने के लिए मिलते हैं और ये होता है कि भई अग्नि के चारों तरफ अगर आप बैठकर ये सारी चीज़ें करते हैं और देवताओं को मान्यता ये भी है कि देवताओं को हम ये चीज़ें चढ़ाते हैं ताकि कभी कुछ कमी ना रहे हमारे अंदर। तो हम जो भी अपनी पहली चीज़ें, वो अक्सर सबकी ऐसी मान्यता होती है कि जो भी पहली फसल हो या पहली तनख्वाह भी कई लोग होते हैं जो कि अपनी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो कुछ इसी तरह से है कि पहली फसल है या एक नया अनाज है, जी नया अनाज है, तो उसे देवताओं को चढ़ाने ने अग्नि में समर्पित कर देते हैं। बिल्कुल। और वैसे इसके पीछे एक कहानी भी है ऐतिहासिक कि किसी समय में सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 बहनें थीं। उनके रिश्तेदार उनकी विधिवत शादी न करके उन्हें एक राजा को भेंट देना चाहते थे। तो उसी समय दुल्ला भट्टी नाम का एक नामी डाकू हुआ करता था। उसने इन दोनों बहनों की रक्षा की और उनकी परंपरागत तरीके से शादियां करवाईं, उनकी मदद की। तो इस मुसीबत की घड़ी में जब उस डाकू ने, दुल्ला भट्टी ने लड़कियों की मदद की और लड़के वालों को मनाकर एक जंगल में आग जलाकर उन लड़कियों का विवाह करवाया। जी। और उस डाकू ने खुद ही उन कन्याओं का कन्यादान भी किया। तो और शगुन के रूप में उन कन्याओं को उन्होंने शक्कर दी थी उस डाकू ने। तो
इस दिन जो पारंपरिक गीत होते हैं, जो लोकगीत होते हैं दुल्ला भट्टी के, वो भी गाए जाते हैं लोहड़ी के अवसर पर। बिल्कुल, लोकगीतों की आपने बात की तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारे सब त्योहार होते हैं, इन्हीं में लोकगीतों को एक अलग कह सकते हैं, अलग-अलग आगे वाली पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। तो हम सुनते हैं कि भई ये सब इस तरह के गीत गा रहे हैं और उनमें कहानियाँ पिरो दी जाती हैं, जिससे ये बातें सामने तक पहुँचे कि भई ये हमारी लोक कथा है, ऐसा एक बार हुआ था, तो इन बातों को याद रखा जाए। वैसे ही कह सकते हैं कि जैसे बैसाखी मनाया जाता है, उसी की तरह लोहड़ी का भी जो संबंध है वो पंजाब के गाँव, फल, मौसम, फसल से है। और इस दिन से मूली और गन्ने की फसल भी बोई जाती है कई जगहों पर, और रबी की फसल काट के घर में रख ली जाती है और खेतों में सरसों के लहराते हुए फूल नजर आते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जब जो सती थीं, उन्होंने शिव और सती की जो कथा है, उसमें पौराणिक मान्यता ये कही जाती है कि प्रजापति दक्ष के घर में जो उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी अग्नि में उन्होंने समाधि ली थी, वो चीज़ जो है वो उस पर भी इस पर्व को मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो पर्व त्योहार हम मनाते हैं नेहा, और एक तरह से इन्हें मनाने का एक कारण ये भी है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बीत चुका है, जो हमारी धरोहर है, उसको जाने। जैसा कि तुमने कहा कि लोकगीतों के जरिए कहानियां पिरोई जाती हैं, तो यही समय होता है कि ये लोकगीत आने वाली पीढ़ी के कानों तक पहुंचते हैं। तेरी सोनिए ओए ओए ओए, तेरे कुर्बान जावा, तेरी मर्जी जान जावा, तो हर बात मान जावा। तेरी सोनिए ओए ओए ओए, तेरे कुर्बान जावा। मैं जान लिया, खूब पहचान लिया, मिलना जो मुझको है वो तुझको सुन ले कुछ गल्ला मेरिया। तेन मैं जान लिया, खूब पहचान लिया, मिलना जो मुझको है वो तुझको सुन ले कुछ गल्ला मेरिया। तेन मैं जान लिया, खूब पहचान लिया। ओए 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 दिल मेरी, शाम होते ही नाल यारा दे रोज दा पीना, डूबे सूरज तो बंदा भी डूबे, है ये कोई जीना। बात चंगी है ये तेरी, ध्यान रखांगा, आज पी लूं बूंद कल से मैं न चखांगा। हाँ, जो अब शाम होगी तो सीधे घर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तेरे कुर्बान जावा, तेरे कुर्बान जावा। बिन मेरी ओए गिरी सोनिए हो। तेनू हर दिन देखती हूँ, खेड़ दे
ताश खेलूं अब न होगी ऐसी नादानी, अब तो होंगे दो ही पत्ते राजा और रानी। जिंद है मेरी होगी तेरी छटपटियां दी तेरियां, तेनू मैं जान दिया खूब पहचान दिया। झूठ ना बोली वे, वरना तोली वे, जो तूने खाई थी कसमें, एक थोड़ी वे, एक थोड़ी वे। कुछ मंगाऊं याद तुमको रह नहीं पाए, लाना तो था एक परांठा हलवा ले आए। पास अब ये नोटबुक है इसमें लिख लूंगा, यानी अब जो तुम मंगाओ वो ही लाऊंगा। हाँ, सुधरते सुधरते ही सुधर जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, तेरे कुर्बान जामा, तेरे कुर्बान जामा। सजना ढोलना मखना राजना, चाहे बदलो या न बदलो फिर भी मेरे हो, मैं तो चाहूं जब जन्म लूं तुम ही मेरे हो। हो खीरिए मैं हर जन्म तेरा ही जोगी, तू मेरी थी तू मेरी है तू मेरी होगी। हाँ, तुम्हारे बिना ये किधर जाएंगे। होनी अब बुरी है जरूरी मंदियां सदा तेरियां, तेनू मैं जान दिया खूब पहचान दिया। तेरे कुर्बान जामा, तेरे कुर्बान जामा। झूठ ना बोली वे, वरना तोली वे, जो तूने खाई थी कसमें, एक थोड़ी वे। तो हमारे कई श्रोताओं ने भी और सखियों ने भी हमें लोहड़ी की बहुत सारी बधाइयां दी हैं और हम भी उन्हें बधाइयां दे चुके हैं। बिल्कुल, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी की। और आकांक्षा, एक पर्व तो होता है जो अलग अलग त्योहार होते हैं वो, और एक पर्व होता है देश प्रेम। जी, देश प्रेम भी किसी त्योहार से कम नहीं है। बिल्कुल, और जिन्होंने इसे अपनाया है, इस पर्व को जो मनाते हैं, उनकी हर एक सांस या कह सकते हैं हर एक वक्त वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और किस तरह से देश को वो अपना फायदा पहुंचा सके, भला कर सके उसका, इसी में उनकी पूरी जिंदगी वो न्यौछावर कर देते हैं। बिल्कुल, कई नाम हैं जो देश प्रेम की बात जब हम करते हैं तो ये वो जो युद्ध चला था देश को स्वतंत्रता दिलाने का, उसमें कई नाम थे। उनमें से एक नाम है क्रांतिकारी सुनीता चौधरी का। भारत की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी महिला के रूप में जाने जाने वाली सुनीति चौधरी, इनका जन्म हुआ था 22 मई सन 1917 को बंगाल के टिपेरा के कोमिला सब डिवीजन में। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके मन में स्वराज्य के प्रति अलग प्रेम हुआ करता था। जब वो बालिका उच्च विद्यालय में थी तब वो अपनी सीनियर प्रफुल्ल नंदिनी ब्रह्मा से मिली, जो कि एक क्रांतिकारी थी और अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उन्होंने सुनीति चौधरी को कई ऐसी किताबें पढ़ने के लिए दी जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से प्रतिबंधित थी। यही सुनीति चौधरी ने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने उनका विचार बदल दिया।
ये कथन था स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ। जीवन अपनी मातृभूमि के लिए त्याग का नाम है। तो इस सूत्र को अपनाते हुए सुनीति चौधरी बिल्कुल आगे बढ़ी और वो ऐसा दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत लोगों पर जुल्म ढाया करती थी। किसी को भी किसी भी बात की आज़ादी नहीं थी और ऐसे हालात देखकर मात्र 14 साल की उम्र में ही सुनीति चौधरी के मन में देश की आज़ादी की भावनाएं प्रबल होने लगी। सुनीति चौधरी खुलकर आंदोलनों में भाग लेने लगी थी। यही नहीं, वो जो लड़कियों की परेड उस वक्त हुआ करती थी उसका नेतृत्व भी करती थी। क्रांतिकारियों में महिलाओं के लिए मुख्य काम जो हुआ करता था वो ये था कि उन्हें ज़रूरी सूचना, जो कागजात होते थे वो, इसके अलावा हथियार और पैसे अलग अलग जगह सुरक्षित पहुंचाने का काम उन्हें दिया जाता था। ये जिम्मेदारी भी सभी को नहीं मिलती थी, बल्कि सबसे बहादुर और चालाक युवतियों को ही सौंपी जाती थी। ऐसे में उन सभी युवतियों को खंजर और लाठी चलाना भी सिखाया जाता था। वो सुनीति चौधरी ही थी जिन्होंने क्रांति के लिए लड़कियों को लड़कों के बराबर जिम्मेदारी दिए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर उन्हें वास्तविक लड़ाई में आने ही नहीं मिलेगा तो उनके खंजर और लाठी चलाने के प्रशिक्षण का क्या महत्व है। और उनके इस सवाल ने वाकई बदलाव का संकेत दिया और आखिर उस वक्त के बड़े स्वतंत्रता सेनानी ने लड़कियों का एक गुप्त साक्षात्कार लिया और सुनीति चौधरी और उनकी 2 अन्य साथियों यानी प्रफुल्ल नंदिनी और शांति सुधा घोष को खास ट्रेनिंग दी, जिसके लिए वो तीनों स्कूल छोड़कर पर्वत पर गोलियां चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया था उन्होंने। और सुनिधि ने अपनी मध्यमा उंगली का वो प्रयोग करती थी बंदूक की गोलियां चलाने के लिए, क्योंकि रिवॉल्वर में उनकी अनामिका उंगली ट्रिगर तक पहुंचती नहीं थी। लेकिन साहस है और वो काम करना ही है, इसलिए उन्होंने मध्यमा उंगली का उपयोग किया और सीख लिया। उन्होंने सिर्फ 14 बरस की उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत के एक बड़े अधिकारी पर उसी के ऑफिस में हमला बोल दिया और लगातार गोलियां चलाती रहीं। वो अपनी साथियों के साथ पकड़ी गईं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं था। उन्होंने खुद पर लगे अपराध को स्वीकार किया, लेकिन जब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि किसी अस्तबल में रहने से अच्छा है मौत को गले लगाना। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई गई और उन्हें शहीद होने का मौका नहीं मिल रहा। सोचिए किस तरह के उच्च विचार हैं। वो चाहती थी देश पर शहीद होना और उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उन्हें जेल में रखा जाए। जेल में जो उनके दिन जो उन्होंने बिताए वो बिल्कुल यातना से भरे रहे, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही खुद को दर्द सहने के लिए बिल्कुल तैयार किया हुआ था और उन्होंने अपने साथियों को लेकर कुछ भी जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं दी। उन्हें कई यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें कई तरह के दुख भी मिले और उनके परिवार के सामने भी कई परेशानियां आई, लेकिन सुनीति चौधरी ने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया था और उनके सामने ये बातें मायने नहीं रखती थी। आखिर जब वो 22 साल की थीं, तब उनकी सजा को माफी वार्ता के कारण खत्म कर दिया गया था। और यूं तो सुनीति चौधरी आंदोलन के काम में इस तरह जुटी रहती थी कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने पढ़ाई शुरू की और सन 1944 में MBBS करना शुरू किया और वो डॉक्टर भी बन गई। उन्हें लोग प्यार से लेडी माँ कहकर बुलाया करते थे। सुनीति चौधरी ने न सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया, बल्कि वो परिवार के प्रति भी समर्पित रहीं। उन्होंने अपने माता पिता और बच्चों की ओर अपने कर्तव्य निभाए। देश प्रेम से भरी सुनीति चौधरी ने 12 जनवरी सन 1988 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो हम इस साहसी महिला और प्रेरणादायक जो उनका जीवन रहा है उन्हें नमन करते हैं। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत कर करवाले। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत कर करवाले। बोला केनु मैं तो बोले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदलवारिणीं मातरम वन्दे वन्दे मातरम, 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 वन्दे मातरम। देश प्रेम की बातें हो रही हैं, देश में त्योहारों की बातें हो रही हैं, सारी बातें जब हो रही हैं आकांक्षा, तो एक बात याद आती है ना कि जब देश भर में कई लोगों को अपने अपने काम की वजह से इधर-उधर घूमना पड़ता है। हाँ, कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाता है। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं। जी, तो कई सारी मुश्किलें उनके सामने आती हैं जब वो अकेला कोई इंसान जाता है और किसी अजनबी शहर में उसे बसना होता है, रहना होता है, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो क्या आती है? घर की मुश्किल आती है। जी, सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि घर कहाँ मिले और ऐसी जगह मिले कि जहाँ से हमारा जो काम करने की जो जगह है, जो वर्क प्लेस है हमारा, वो सुविधाजनक हो वहां से आना जाना। जी, और आमतौर पर अगर बैचलर है कोई या जिसकी शादी नहीं हुई है, उनके साथ परिवार नहीं है, आमतौर पर तो जब आप नए शहर में जाते हैं तो परिवार को साथ लेकर नहीं जाते हैं। अगर आपके पास सुविधा है कि आप अपने परिवार को कहीं छोड़ सकते हैं, अपने माता-पिता के पास या कहीं भी, तो वो आप अकेले ही जाते हैं, पहले पूरा जगह देख लेना चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था करने चाहते हैं और उसके बाद किसी को रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपने घर खोजने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों के पास ये नियम है कि वो जो भी अकेले हैं उनको घर नहीं देते। हाँ, वो एक तरह से वो एक अलिखित नियम सा बन जाता है कि हम बैचलर्स को मकान नहीं देंगे। तो जो शादीशुदा नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष, सच में उनको मकान खोजने में बड़ी दिक्कत आती है। एक लोगों की जो सोच रहती है वो कुछ अलग तरह की होती है। भरोसा कम करते हैं लोग। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भई अकेला आदमी है, पता नहीं कब वो बोरिया बिस्तर अपना उठाएगा और चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। सबसे पहला तो यही रहता है। जी। लोगों को लगता है कि भई परिवार होगा तो एक वक्त, निश्चित वक्त तो लगेगा इसे जाने में। अकेला है तो भाई कभी भी उठाया और निकल गया। और नई जगह पे नेहा एक धुकधुकी सी लगी रहती है ना मन में कि कभी रात बेरात कुछ जरूरत पड़ गई तो हम किसको बुलाने जाएंगे। तो ये आप बात करें कि अगर घर मिल भी गया तो आसपास के लोगों के साथ कब मिलें, कैसे मिलें, और कोई हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये हम सोचते हैं। जी, नई जगह है, यहाँ पे सामान कहाँ मिलता है, मतलब कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नई जगह जाने में दिक्कतें आती हैं। उनका पता लगाना चाहिए। मार्केट कहाँ है, सबसे नजदीकी मार्केट कहाँ है, यहाँ पे डॉक्टर कहाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, साथ ही साथ नजदीकी अस्पताल कौन सा है। और इसके साथ उनको देखना होता है कि भाई जो ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन अगर मान लीजिए कोई उत्तर भारत में रहने वाला व्यक्ति है और वो सीधा दक्षिण भारत में चला जाए, या दक्षिण भारत वाले व्यक्ति उत्तर भारत में चले जाएं, तो भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। भाषा की मुश्किलें आती हैं कई बार, तो आप किसी से ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें बता नहीं पा रहे हैं अपनी बातें, और उनकी बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो मुश्किल हो जाती है। तो इसमें क्या, यातायात के साधनों में भी बड़ी मुश्किल होती है। आप उन्हें घर बताएं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो ये एक अलग सी असमंजस की स्थिति रहती है, वो होता है। और खाने पे भी होता है, खान पान भी बिल्कुल अलग हो जाता है कई बार। जी बिल्कुल। तो ये जो सारी जो दिक्कतें हैं, अब भाई अगर नौकरी नहीं लगी है या पढ़ाई के लिए जाना तो पड़ेगा, उसे तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जाना ही है तो कुछ चीजों का ध्यान रख के वो जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, उनका समाधान हम जरूर पा सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। आत्मविश्वास तो सही है कि आप एक बिल्कुल नए शहर में जा रहे हैं,
लेकिन अति आत्मविश्वास ना हो कि वहां जाकर हम सब देख लेंगे। जी। तो ये घर से थोड़ी-सी जानकारी लेकर जाइए। इन दिनों इंटरनेट जैसी कई सुविधाएँ हैं। हो सकता है आपके कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड हो जो वहाँ रहते हों जी। आस-पास, उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं, उनसे मदद भी ले सकते हैं आप। और आपको जहाँ जाना है, उस जगह के बारे में आप पहले ही पता कर लीजिए। जिसके घर में आप रुकने वाले हैं, जी। उनसे बातचीत कर लीजिए, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा आपकी अगर भाषा या खान-पान में बदलाव होने वाला है, मतलब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जहाँ की भाषा से आप परिचित नहीं हैं, जहाँ के खान-पान का तरीका आपके क्षेत्र के खान-पान से बिल्कुल अलग है, तो आप ये पहले ही पता कर लीजिए। जी। कई वहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनकी या तो जानकारी निकाल लीजिए। अब तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में अलग-अलग तरह की चीज़ें, व्यंजन मिलते हैं। जी। तो बस आपको उस स्थान का पता लगाने की ज़रूरत है कि वहाँ आपके पसंद की चीज़ें कहाँ मिल जाएँगी। या अगर आपको थोड़ी बहुत कुकिंग अगर आप सीख लेते हैं, खाना बनाना सीख लेते हैं, थोड़ी-सी व्यवस्था अपने साथ ले जाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद हो सकता है आपको अगर नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए, लेकिन एक जाते ही साथ आपको परेशानी नहीं आएगी। जी, जी, जी। एक बैकअप प्लान आपके पास होगा हुँ। और वहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से ही आप सामान ले जाइए। जैसे अगर कोई दक्षिण भारत का उत्तर भारत में आता है, तो जी। उत्तर भारत में जब सर्दियों का मौसम होता है, हुँ। तो सर्दियाँ बहुत होती हैं। हाँ, तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है और आप उस तरह के कपड़े वगैरह या सुविधाएँ नहीं ले जा रहे, तो आपको अचानक से जाकर फटाफट वो खरीदारी करनी होगी और मतलब अचानक कोई काम ना करना पड़े। एक बार के लिए कम से कम आप 1 हफ्ते के लिए तो कुछ चीज़ें ऐसी जी। देख लें कि 1 हफ्ते तक गुज़ारा अच्छी तरह से हो जाए और उसके बाद देखा जाएगा आगे का। बिल्कुल, अचानक में उलझन में पड़ने से अच्छा है थोड़ी-सी तैयारी कर ली जाए। लेकिन तैयारी करने में भी आकांक्षा बहुत सारी बातें लगती हैं। अब आपको ये तो नहीं पता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या-क्या होगा। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि अरे! अगर अपने घरवालों की यादें आने लगती हैं कि भई हाँ। वो होता तो कैसे करते? क्योंकि आपको मान लीजिए घर भी मिल गया, खान-पान की व्यवस्था भी हो गई, लेकिन आप अकेले बैठे हैं और अकेले बैठे-बैठे आप सोच रहे हैं कि अरे! घर में क्या हो रहा होगा? अब ये हो रहा होगा। अगर कोई होता तो मैं कहता भई चाय बना दो या कोई ऐसा मतलब बहुत सारी यादें आती हैं जी। हमारी। तो इसके बारे में भी बातें करेंगे कि इससे किस तरह से निपट सकते हैं। पर आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा सोच रहा हो तो उसे गीत सुनवा देना चाहिए ना? बिल्कुल सुनाना चाहिए, इससे अच्छा तरीका और क्या? कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना।
होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा। तो जब भी अकेले बैठे हों और आपको लग रहा हो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस तरह से दुख भरे गीत बिल्कुल ना सुने। जब आप नई जगह पे जाते हैं नेहा, तो थोड़ी सी परिवार वालों की कमी तो खलती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बिल्कुल आपको वहाँ मजबूरी। अकेले रहना है। तो कोशिश करें कि जो आपका ग्रुप है, यानी कि जहाँ आप काम करते हैं जी। या जहाँ आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके कुछ तो दोस्त होंगे जिनसे आपकी जान पहचान होगी। बिल्कुल, जिनके विचार आपसे मिलते हों, उनके हाँ। साथ आप मिलना बैठना शुरू कीजिए, उनके साथ घुलना मिलना शुरू कीजिए। हो सकता है वो आपसे पहले से वहाँ रहते हों या वो वहीं के निवासी हों, तो उनका एक ग्रुप होगा, उनसे आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, धीरे-धीरे आपका जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो अपरिचित हैं, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, उनके साथ तुरंत घुलना-मिलना या बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि वो जैसा दिख रहे हैं वैसे ना हो, और हमें बिल्कुल सतर्कता से रहना है क्योंकि आप अकेले रहते हैं वहाँ पर। जी, तो आप धीरे-धीरे जो अपरिचित हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, चाहे वो आपके सहपाठी हों या सहकर्मी हों या फिर आपके पड़ोसी ही हों। जो आपके पड़ोसी ही होते हैं जो मुसीबत के समय, बुरे वक़्त के समय सबसे पहले आपके पास आते हैं, जी। दौड़ के। और पड़ोसियों पर बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ, गीत भी सुनेंगे हमने, हाँ, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि पड़ोसियों से भी घुलिए-मिलिए, धीरे-धीरे उनको जानने की कोशिश करिए और अपने बारे में उनको बताइए। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए होए 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 होए, हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए, जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं, चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए, ओए, तेरे घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए, ओए, तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान भी खो दे। तेरी आंखों में
क्या मेरी तकदीर है। मेरे हाय यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले। तो बल्ले बल्ले हो जाती है जब अगर हमारे पड़ोसी जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं तो। हाँ बिल्कुल। हमारे कुछ श्रोताओं ने पड़ोसियों पर कुछ बातें लिखकर भेजी। हमारे एक श्रोता ने एक कविता लिखी है कि दुख सुख में जो सबसे पहले साथ निभाता, अच्छा पड़ोसी वही कहलाता। हो ताला बंद अगर घर का, पड़ोसी देर सबेर कई चक्कर लगाता। सुरक्षा कर पड़ोसी के घर की, पड़ोसी का धर्म निभाता। दुख की रातों में उम्मीद बंधवाता, सुख की अनुभूति पड़ोसी करवाता। हो पर्व उत्सव जब कोई साथ साथ मनाता, एक अच्छा पड़ोसी जीवन के हर पल अपने पड़ोसी का साथ निभाता। और हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पड़ोसी धर्म अगर दोनों पक्षों से निभाया जाए तो कोई बात है, वरना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मदद जैसे परिवार में हम एक दूसरे की करते हैं और अगर कोई नहीं रहता तो थोड़ी सी कमी खलती है जी। और दूसरों की खूबी को हम दिल से स्वीकार करते हैं, तो उसी तरह पड़ोसियों के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। हमें भी पड़ोसियों के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। बिल्कुल, पड़ोसियों के साथ अगर हम अच्छा कहते हैं ना, हम जो देते हैं वही हमें मिलता है आमतौर पर। तो अगर हम अच्छा व्यवहार रखते हैं, हम बात बात पे मुंह ना बनाते हैं और उनसे अच्छी तरह से बातें करते हैं, तो वो पड़ोसी भी हमारे साथ उसी तरह से बातें करता है, उसी तरह से मिलजुल कर रह सकता है। और वैसे नेहा, ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये कई तरह के होते हैं। जी, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होता है, तो उसी तरह से पड़ोसियों का भी है। अब देखो ना, जो हम जैसे महानगर में रहते हैं, तो महानगरों में जो फ्लैट संस्कृति है, उसमें ये जो पड़ोसी का जो ये रिश्ता होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस वाले मकान में, फ्लैट में कौन रह रहा है। सभी के दरवाजे बंद होते हैं। तो पड़ोसी धर्म किस तरह निभाया जाए? हालांकि हर जगह यही बात होती है, शहरों में, महानगरों में ये जरूरी नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक घर के बच्चे दिन भर दूसरे पड़ोसी के घर में ही रहते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता आके देखने पर कि भाई ये कौन इंसान है, कौन मतलब किसके घर के बच्चे हैं, इन्हीं के घर के बच्चे हैं या किसी और के घर के बच्चे, क्योंकि बच्चे इतने घुले मिले आराम से बैठे होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे सख्त पड़ोसी भी होते हैं जिनके घर बच्चे जाने से ही डरते हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि अगर सामने मिल भी जाए, भले पहचान हो, लेकिन मुश्किल से ही हमें देखकर मुस्कान आती है उनके चेहरे पर, या उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता। ये एक तरह से बंद दरवाजे वाले पड़ोसी होते हैं। वो जैसे डिब्बा बंद सामान ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, कहते हैं ना, कुछ उस तरह से होता है दरवाजा बंद पड़ोसी। तो वो बिल्कुल भी चाहते नहीं कि आप उन्हें ऐसा लगता है कि हम आपकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते और आप भी बिल्कुल दरवाजे के उस पार ही रहिए। जी। तो आगे अगर आप जाके मिलने जुलने की कोशिश करते हैं तो भी वो कई बार एकदम बहुत जोरदार धमका भी देते हैं। तो इनसे थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। और कई पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे पड़ोसी हैं कि हमारे ही घर के सदस्य हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह से घुलमिल और आगे पूछेंगे भाई क्या बना है खाने में, और कभी कभी तो कुछ इतने ज्यादा अपनापन से घुल जाते हैं और वो कई बार सामान लेकर भी चले जाते हैं, खाना भी खाने बैठ सकते हैं वो बोलकर कि भाई क्या चल रहा है, ये चीज हमें अच्छी लग रही, भाई ये दे दीजिए, ऐसा भी होता है। जी भाई, ये तो व्यवहार और अपनेपन की बात होती है। अगर दो घरों का आपस में लेन देन का इतना अच्छा रिश्ता है, जो पड़ोसी हैं उनका आपस में लेन देन का इतना अच्छा रिश्ता है, तो एक तरह से इस रिश्ते में मिठास होती है नेहा। और अगर कोई मुसीबत आती भी है तो एक दूसरे के एकदम पीछे खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कि हाँ आप घबराइए मत, हम हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ परेशानी आ गई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ गई, या जो बच्चे हैं उन्हें कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो अपने पड़ोसियों को कह सकते हैं कि भाई मम्मी पापा घर में हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा। या बच्चों को भी कई बार छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अभी काम काज का इस तरह से सिलसिला है कि कई बार सब जगह बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता। तो बच्चों को उनके घर छोड़ देते हैं, बच्चे हमारे घर से ज्यादा उनके घर में रहते हैं कई बार। तो ये तो हो गए एक तरह से फैमिली वाले पड़ोसी। लेकिन कुछ पड़ोसी अड़ियल से होते हैं। कभी ऐसे अड़ियल पड़ोसी तुम्हारे साथ भिड़े हैं नेहा? देखिए अभी क्या है कि अब विविध भारती को जगह जगह सुना जाता है देश भर में, तो अभी हमें पता नहीं कि हमारे अड़ियल पड़ोसी जो है वो भी कहीं सुनते हो तो इसलिए लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि हम विविध भारती में आते हैं, क्योंकि वो अड़ियल पड़ोसी हैं, तो उन्हें हमने सारी बातें नहीं बताई। तो जो अड़ियल पड़ोसी जो होते हैं, ये बात में झगड़ते हैं, इन्हें बस बहाना चाहिए और किसी बात को बेवजह लोगों में ये फैलाने में इनको बड़ा मजा आता है। और खासकर कुछ लोगों
की आदत ऐसी होती है कि हम किस तरह से अपने पड़ोसियों को नीचा दिखा दें, एक बिल्कुल। बहाना ढूंढना चाहिए। जी, वो एक पड़ता बहाना है। उन्हें चाहिए होता है। अगर उन्हें लगता है कि अच्छा ये काम इन्होंने नहीं किया ठीक से, या मान लीजिए हम बाहर जाते-जाते कुछ बात हमने ज़ोर से कही घर में, तो वो बात इस तरह से अगर हमने सिर्फ यूँ ही ज़ोर से कही है कि भई कोई सुन ले हम दूर जा रहे हैं, जी। तो हमारे घर में जो अंदर में है वो भी सुन ले कि भई हम जा रहे हैं। तो वो हम जा रहे हैं को इस तरह से भी बना सकते हैं कि उसने घर छोड़ दिया। भले ही हम सिर्फ काम के लिए जा रहे हों और हमने जल्दी-जल्दी में दरवाज़े से चिल्लाकर कह दिया कि आखिरी जो कमरा है जी, उसमें जो जी, है जी। वो भी सुन ले कि हम जा रहे हैं अभी। तो वो उसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि भई इनके घर के बच्चे तो भाग जाते हैं। तो वैसा भी होता है, कई बार पड़ोसी इस तरह से अफ़वाहें फैलाने में भी माहिर होते हैं कई बार। राई का पहाड़ बनाना जी। इसे कहते हैं। लेकिन कुछ पड़ोसी बेहद मददगार होते हैं नेहा। हुँ। हर मौके पे, हर बात में वो सोचते हैं कि किस तरह हम अपने पड़ोसियों की मदद कर दें। बिल्कुल, मददगार पड़ोसी तो होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भई मददगार पड़ोसी जो होते हैं, जी। वो तो होते ही हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिन्हें ताक-झाँक करना भी बेहद पसंद होता है। हम्म, तो वो ताक-झाँक वाले पड़ोसी पर एक गाना है। चलिए सुना देते हैं। सुन लेते हैं। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का तो ये ताक झांक वाले पड़ोसी हैं जो सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, किसके घर में क्या बन रहा है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। आज किसके घर में कौन मेहमान आया। जी, इन्हें सब पता। वे हम ये कह सकते हैं ना, ताक झांक वाले पड़ोसी नहीं कह के हमें एक अलग उपमा देनी चाहिए इन्हें, सीआईडी पड़ोसी। तो ये सीआईडी होते हैं, इन्हें सबके बारे में सब कुछ पता होता है। जी। और कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं नेहा कि थोड़ा सा ये चीज मिल जाएगी, थोड़ा सा वो जी। चीज मिल जाएगी। वो कहते हैं खोजी पड़ोसी, उन्हें पता है कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीजें मिल सकती हैं। बिल्कुल। तो मतलब शक्कर इनके यहाँ से मिल जाएगी, उनके यहाँ से दूध मिल जाएगा, तो वो 4-5 घर में घूम के उनकी चाय बन जाती है। तो इस तरह से अलग-अलग चीजें वो मांगते हैं। वो बेसिकली अपना मेन्यू इस तरह से बनाते हैं और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो सामग्री लिख लेते हैं, जैसे हम अपनी सखियों को लिखवाते हैं, वैसे वो सामग्री देख कर फिर जाते हैं कि और पड़ोसियों के पास जी। जाके
कुछ इस तरह से बातें करते हैं कि भाई मदद तो मिलनी ही है। बिल्कुल। और वो एक कला है कि किस तरह से सामने वाले से काम निकलवाया अपना काम बस उन्हें निकालना है। अब भाई हम इतनी पड़ोसियों की बातें पड़ोसी धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसी का पड़ोसी हैं। तो हम जैसा अपने पड़ोसियों से व्यवहार नहीं चाहते, वैसा व्यवहार हमें भी उनके साथ नहीं करना चाहिए। मदद के समय अगर वो हमारे दरवाजे खड़े हैं तन के, तो हमें भी मदद के समय बिल्कुल हाजिर रहना है कि हाँ हम हैं, आप घबराइए मत। मदद करने के लिए भी हाजिर रहना और मदद मांग भी लेनी चाहिए हमको जब जरूरत है तो। पर ये देख लीजिए कि कौन सा पड़ोसी आपकी मदद कर सकता है। और वैसे बीच बीच में भी थोड़ा सा ऐसे मांगते रहना चाहिए मदद, तो उससे पता चलता है बाद में जब ज्यादा जरूरत हो, मतलब जब सच में जरूरत है मदद की, तब हमें पता है कि भाई किस दरवाजे पे जाके घंटी बजानी है। तो ये जो पड़ोसियों का ये जो आपसी जो रिश्ता होता है ना नेहा, बहुत नाजुक होता है। इसे बनाना बिगाड़ना दोनों के हाथ में है। लेकिन अगर दरवाजा बंद ही रहेगा तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चों ने बहुत ही अच्छी चीज निकाली है कि घंटी बजाओ और भाग जाओ। तो पता चलता अगर वहां से डांट रही है, अगर सामने वाले ने दरवाजा खुल के डांटना शुरू किया तो इसका मतलब उधर जाना नहीं उस गली। और अगर वो नहीं डांटते हैं और वो बोलते हैं अरे मुस्कुरा देते हैं अगर मान लीजिए, तो एक रास्ता खुल जाता है बच्चे के लिए। तो इस तरह से वो पहचान कर लेते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये कई तरह के पड़ोसी होते हैं। हो सकता है हमारे पड़ोसियों ने हमें भी पड़ोसियों की किसी कैटेगरी में डाल रखा हो। हो सकता है वो हमें खड़ूस बोलते हो, क्या हो सकता है वो हमें अच्छा पड़ोसी भी बोलते हो। कुछ भी हो सकता है। तो जरूरत है पड़ोसी धर्म हमेशा निभाने की, और ये जो आपसी रिश्ता है उसमें मिठास हमेशा बनी रहे, ये कोशिश करते रहने की। और समय समय पर पड़ोसियों को चिढ़ाना भी चाहिए, है ना? जैसा कि संभाल कर चिढ़ाना चाहिए। पड़ोसन पीछे पड़ गई, वो एक पड़ोसन पीछे पड़ गई, जंगली जिसका नाम, वो जंगली जिसका नाम। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम, के तेरी मेरी नई निभनी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। नर देरे नर देरे ना, नर देरे नर देरे ना, देरे नर देरे नर देरे ना, देरे नर देरे नर देरे ना, देरे ना, देरे नर देरे नर 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 देरे ना। मैं था एक आजाद मुसाफिर गया देखने मेला, गया देखने मेला, गया देखने मेला। हो लगी हुई थी उस मेले में आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। जिसमें काम करे थी बानो, यारो मानो या ना मानो, ऐसी गोरी चिट्टी छोरी, नाजुक नाजुक बांस की पोरी। ऐसी गोरी चिट्टी छोरी, ऐसी गोरी 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 चिट्टी छोरी, कैसे को मैं जोरा जोरी ले गई रे दिल मेरा चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी चोरी। बानो बानो कह के यारो, बानो बानो कह के यारो, फिरूं मैं सुबह शाम, के तेरी मेरी, के तेरी मेरी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। जा मैं ना तेरी मधुमती ना धन्नो मेरा नाम, दिल भी देना
तो पड़ोसियों के साथ निभी है कि नहीं निभनी है, ये तो आप तय कीजिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसी अगर कुछ ना कहें तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और समय अभी कोशिश करते करते हमें कह रहा है कि भाई अब विदा लेने की कोशिश कीजिए, आपका मन हो जाए ना हो। तो सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।